Hello everyone and very good afternoon. Sorry, good evening. I hope you all are good. Let's start with the today's lesson. आज के क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के क्लास में we will be reading oscillation. ठीक है? Oscillation. Now oscillation में मैंने starting किया भी था. Like I have given you introduction what we will be reading in this topic. लेकिन आज के क्लास में फिर से start कर रहे हैं. So learning objective क्या है हमारा? What we will be reading? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है. उसके बाद वी विल रीड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वी विल सी हाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है. एंड आफ्टर दैट वी विल रीड सिस्टम exhibiting SHM, damped and forced oscillation. So these three topics broadly we are going to study under oscillation. So कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में मैंने क्या बताया था? पीरियोडिक एंड ऑक्सिलेटरी मोशन को मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में. सो इफ यू टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, देन इफ आई टेक द सिंपल एग्जांपल, यहाँ पे जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर तुम ऐसा कुछ ले लो, दिस इज सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है. और ये सर्कुलर ऑर्बिट में ये जा रहा है. डन. सो अगर ये अर्थ है, ये सन है, तो हमें पता है कि इन 1 ईयर अर्थ कंप्लीट्स द रेवोल्यूशन अराउंड सन. डन. इन 1 ईयर. सो अर्थ का मोशन अराउंड सन इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन? पीरियोडिक मोशन. क्यों पीरियोडिक है? क्योंकि सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये क्या होगा? रिपीट होगा. एंड दैट इज व्हाई इट इज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल में और भी देख सकते हो. पेंडुलम का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, अगर पेंडुलम को यहाँ से थोड़ा सा पुश देते हो, इट विल गो समवेयर हियर, अगेन कम बैक, एंड देन बिकॉज ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इट विल अगेन गो समवेयर हियर, और यहाँ आकर फिर वापस वो यहाँ आएगा, और इस तरह से उसका मोशन क्या होगा? रिपीट होगा. सो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है. दिस इज टू एंड फ्रो मोशन. Done. And this motion is also periodic. Why periodic? Because it is getting repeated after certain interval of time. Done. उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्चुअली क्या है ना, मैंने काफी ज्यादा पिक्चर्स इंक्लूड किए थे इस टॉपिक के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट में व्हाट हैपेंड, जब मैं 4:36 में व्हेन आई ओपन द पीपीटी, मैंने दोपहर में उसको देखा था, वापस से 4:36 में व्हेन आई ओपनड इट, एवरीथिंग वाज गॉन. आई मीन एडिटेड कुछ भी बचा हुआ नहीं था, रॉ पीपीटी था फिर से. सो आई हैड टू प्लान टू टेक दिस क्लास विद दिस मिनिमम बेसिक पीपीटी, ठीक है. सो इसलिए मैं पिक्चर्स इंक्लूड नहीं कर पाई, क्योंकि आई डिड बट वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था. आई डोंट नो व्हाट टेक्निकल थिंग्स हैपेंड. नाउ ऑक्सिलेटरी मोशन अगर मैं बोलूं, तो ऑक्सिलेटरी मोशन भी क्या है? इज पीरियोडिक मोशन. ये भी एक तरह का क्या है? पीरियोडिक मोशन है. लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक मोशन से ये डिफरेंट कैसे है? जैसे हमने अभी अभी देखा टू एंड फ्रो वाला मोशन देखा था ना, यहाँ पे पेंडुलम था, x इक्वल टू 0, इसको या फिर थीटा इक्वल टू 0 मान लो. ये पेंडुलम को जब हमने थोड़ा सा पुश दिया, ये पेंडुलम कहीं यहाँ गया ऐसे, एंड वापस इट केम डाउन, एंड अगेन इट वेंट हियर, एंड अगेन इट केम डाउन. सो अगर तुम इस मोशन को ध्यान से देखो, तो ये जो पेंडुलम है, जो बॉब है, इसको बॉब बुलाते हैं, ये बॉब एक लाइन के अराउंड, वो लाइन ये है, इस लाइन के अराउंड क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, और इस पर्टिकुलर लाइन या पॉइंट जो भी कहो, इसको क्या बुलाएंगे हम लोग? मीन पोजिशन. सो ऑक्सिलेटरी मोशन में मीन पोजीशन होता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके अराउंड बॉडी चल रहा हो. डन. पीरियोडिक मोशन में क्या होता है? सिंपल थिंग इज की वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा है. लेकिन ऑक्सिलेटरी मोशन भी रिपीट करता है, लेकिन ऑक्सिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन होता है अराउंड सर्टेन पॉइंट और लाइन, ठीक है. दैट इज मीन पोजीशन. So existence of mean position makes oscillatory motion different from periodic motion. इस तरह से वो periodic motion से क्या है? डिफरेंट है. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि every oscillatory motion is periodic motion, but every periodic motion is not oscillatory motion. ठीक है. So ये होगा. अब देखो, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखो, ऑक्सिलेटरी मोशन, बॉडी मूव्स अबाउट अ मीन पोजीशन,
body has no mean position in periodic motion, and in oscillatory motion at extreme positions velocity becomes zero. जैसे यहाँ पे अगर तुम इस पेंडुलम की मैं बात करूं तो इसको मैंने थोड़ा सा पुश दिया और उस पुश की वजह से वो यहाँ तक मैक्सिमम गया। मैक्सिमम यहाँ तक गया का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पेंडुलम है, बॉब है, वो इससे ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी? जीरो। तभी वो और ऊपर नहीं जा रहा, वो ग्रेविटी की वजह से इसके बाद नीचे की तरफ गिर रहा है वापस। सो इन ऑक्सिलेटरी मोशन एक्सट्रीम पोजिशंस एग्जिस्ट। एक्सट्रीम पोजिशन क्या क्या होगा यहाँ पे? ये होगा एक और ये होगा एक। सो दो एक्सट्रीम पोजीशन है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है? जीरो। लेकिन पीरियोडिक मोशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब बॉडी ऐसे जा रहा था तो बॉडी का वेलोसिटी किधर था? अपवर्ड। और एक्सट्रीम पोजीशन के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डाउनवर्ड। डन। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड एट एक्सट्रीम पॉइंट्स। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नेवर रिवर्सेस इटसेल्फ। रिवर्स अगर तुम यहाँ पे बात करो सन के अराउंड अर्थ का, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, सो इस पॉइंट पे अर्थ, अगर अर्थ ऐसे मूव कर रहा है तो अर्थ की वेलोसिटी इस पॉइंट पे इधर है। और अगर इससे जस्ट ऑपोजिट जाओ यहाँ पे तो अर्थ की वेलोसिटी इधर है। दिख रहा है वेलोसिटी रिवर्स हुआ है, बट बिल्कुल स्मॉल टाइम में रिवर्स नहीं हुआ। उसको रिवर्स होने में इतने महीने लग गए होंगे, कुछ महीने लगे होंगे। डन। सो लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट पे ऑल ऑफ सडन वेलोसिटी क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। सो यहाँ पे जो रिवर्सल है तुम्हारा वेलोसिटी का, वो क्या हो रहा है? एक बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में हो रहा है। एंड दैट थिंग इज नॉट हैपनिंग इन व्हाट? पीरियोडिक मोशन। सो पीरियोडिक मोशन और ऑक्सिलेटरी मोशन में ये दोनों एक बेसिक, तीन बेसिक डिफरेंस है। Done. So this is about periodic motion and oscillatory motion. What we are going to read ahead? We are going to read ahead period, frequency and displacement. ठीक है, अब चलो एक एक करके देखते हैं. So what is period? That is time period we are talking about. So smallest interval of time after which the motion is repeated. वो छोटा टाइम, सबसे छोटा टाइम इंटरवल जिसके बाद मोशन क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. अगर तुम पेंडुलम की बात करो तो टाइम पीरियड क्या होगा? यहां से अगर चलना स्टार्ट किया है वो, इट मीन्स कि पहले वो यहां गया, ठीक है, ऐसे, फिर वो ऐसे आया, डन, यहां से जाकर यहां पहुंच गया. इसका मतलब एक टाइम पीरियड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, वो स्टार्ट कहां से किया था? स्टार्ट किया यहां से, और जहां से वो स्टार्ट किया वहां पे उसकी वेलोसिटी किधर है? राइट की तरफ है. डन. और जब वो पहली बार एक्सट्रीम से नीचे आ रहा है यहाँ पे, तब उसकी वेलोसिटी इधर होगी, है ना? यानी कि वो सेम स्टेट में अभी भी नहीं आया है, फिर से वो इधर जाएगा, और जब वो इधर से वापस ऐसे गिरेगा ना, तब उसकी वेलोसिटी फिर से ऐसी होगी. डन. सो वन टाइम पीरियड इन केस ऑफ पेंडुलम क्या होगा? इन केस ऑफ पेंडुलम वन टाइम पीरियड मीन्स इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, देन इट इज गोइंग टू वन एक्सट्रीम, coming down to mean position, again going to another extreme, and then coming down to the mean position. That is one time period. है ना? जितने टाइम में ये एक्टिविटी हो रहा है उसको क्या बुलाएंगे? वन टाइम पीरियड. सो दिस इज दिस. टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है. नाउ टाइम पीरियड ऑफ मिनट, हैंड ऑफ वॉच, आवर इज हाउ मच. अगेन देखो, इन सारी चीजों से क्वेश्चन आएगा. सो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा मिनट, हैंड ऑफ वॉच. सो मिनट, हैंड ऑफ वॉच का मतलब क्या? वो जैसे घड़ी को अगर ऐसे ले लो तुम, तो अगर यहाँ पे घड़ी ले लो, ये जो मिनट हैंड है ये क्या होता है? कितने टाइम में ये कवर करता है? लाइक एक रोटेशन यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ तक वापस कितने टाइम में पहुंचता है? एक घंटे में. और एक घंटे का मतलब 3600 सेकेंड. सो टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1 hour. Okay. Now time period of earth revolution is 1 year. Again you can convert it into seconds. Done.
So this is this. Now frequency. Frequency is simply 1 by time period. So frequency of periodic motion is number of oscillation occurring per unit time. मैंने बोला frequency को क्या लिखोगे? 1 by t. इसको अगर वर्ड्स में डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? जैसे इफ यू से 1 रोटेशन, और यू कैन से हियर लाइक दिस. अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सो लेट्स डू इट. So time period is t. It means what? In t time, how many oscillation happened? How many oscillation happened? 1. So in unit time, how many oscillation will happen? 1 by t. So basically 1 by t, that is the frequency, is what? Is number of oscillation occurring per unit time. So unit time में कितना number of oscillation हो रहा है, उसको क्या बुलाएंगे? Frequency. So frequency का formula 1 by t, but how you will define it in words? So it is like number of oscillation happening in 1 second. Done. अब आगे जाओ. SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हर्ट्ज होता है. एंड इट इज reciprocal of what? It is reciprocal of time period. Okay. Now let's move ahead. Time period of minute hand of clock is 1 hour. टाइम पीरियड ऑफ मिनट है, अभी भी हमने देखा 1 आवर, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 1 by 1 hour, that is 1 by 3600. सिंपल. 1 साइकिल ऑफ मोशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज. अब तुमसे कोई पूछेगा 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है? सो हर्ट्ज इज व्हाट? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना ऑक्सीलेशन होगा. ठीक है. सो 1 हर्ट्ज मीन्स 1 सेकेंड में 1 ऑक्सीलेशन होगा. So the cycle of motion, repetition per second is equal to 1 hertz. 1 cycle of motion. 1 सेकेंड में अगर एक बार रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1 hertz. तो सिंपल है कि 1 hertz को हम वर्ड्स में कैसे रीड कर रहे हैं. ओके. अब चलो आगे बढ़ते हैं. So what is displacement? These terms देखो, अभी ना बहुत बच्चे जैसा क्लास जा रहा है. धीरे धीरे तुम्हारे पास सारी जानकारी हो जाएगी तो फिर वो हाई एप्लीकेशन में जाएगा. डन. इसलिए सारी चीजों को ध्यान से सुनते रहो. डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन. तुम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे. डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. वो पॉइंट जहां से पर्सन स्टार्ट हुआ है ना. अगर तुमसे कोई पूछता है दिल्ली का दूरी बताओ, तो कहाँ से? दैट इज अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस इन आवर हेड. कहाँ से? अगर कोई पूछता है कि बॉम्बे का डिस्टेंस बताओ, तो काफी वेग क्वेश्चन है ना. मुंबई का डिस्टेंस क्या है, क्या पता. कहां से? तो आंसर मिलेगा. सो डिस्प्लेसमेंट भी जब हम डिफाइन करेंगे तो हमेशा ही हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे देख लो, ये एक स्प्रिंग से एक बॉडी लगा हुआ है. स्प्रिंग से क्या लगा हुआ है? एक बॉडी. इनिशियली बॉडी यहाँ है, यहाँ, और इसको हम क्या बुला रहे हैं? इसको हम बुलाएंगे रेफरेंस पॉइंट. यानी कि जब बॉडी यहाँ पे है तब हम बोलेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है. डन. क्योंकि इसको हमने रेफरेंस ले लिया. अब देखो, ये ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है. कहने का मतलब कि जो स्प्रिंग है वो इस पॉइंट पे, दैट इज 0 पॉइंट पे, स्प्रिंग क्या है? एक्सटेंडेड नहीं है, कंप्रेस्ड भी नहीं है, वो नेचुरल लेंथ में है. ठीक है. x इक्वल टू 0 है. x इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग क्या है हमारा? ओरिजिनल लेंथ में. अब देखो, अगर इस मास को, अगर ये मास इनिशियली यहाँ है और यहाँ से ये पर्सन इसको इधर की तरफ खींचता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? +x हुआ. अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो उसके बाद वापस वो यहाँ आया और फिर इधर गया. तो यहाँ पे अगर जब ब्लॉक पहुंचता है तो उसके डिस्प्लेसमेंट को क्या बुलाओगे? -x. ठीक है. क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया है और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है. सो डिस्प्लेसमेंट क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट है कि रेफरेंस पॉइंट से उस बॉडी का, रेफरेंस पॉइंट से वो बॉडी कितने डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव या नेगेटिव, व्हाटएवर. पॉजिटिव नेगेटिव साइन देना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है. हम लोग जब हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की भी बात होगी, और वो कहाँ होगा? पेंडुलम के केस में. जैसे यहाँ पे जब पेंडुलम है, इस पॉइंट पे जब है, तो
यहाँ पे मेन पोजीशन इसको मैं बोल रही हूँ थीटा इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया है ना हमने रेफरेंस पॉइंट, उसी तरह से यहाँ भी हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे एंड दैट इज हियर थीटा इक्वल टू 0। अब इस रेफरेंस पॉइंट से जब इधर जाएगा बॉडी सर्टेन एंगल थीटा पे है, तब हम क्या बुलाएंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है। और अगर वो इधर होगा तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्लस माइनस थीटा कैसे बताएंगे, क्योंकि अगेन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो तुम लोगों को पता होगा एंगल हम लोग मेजर कैसे करते हैं। अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऐसे लेकर चलूं, तुम लोगों को पता है इस लाइन को हम लोग थीटा इक्वल टू 0 लाइन अगर लेते हैं, तो जो भी एंगल कौन से डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, उसको पॉजिटिव लेते हैं। और जो भी एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। सेम साइन कन्वेंशन वी विल यूज हियर। यहां से एंगल मेजर कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने लिया है थीटा इक्वल टू 0। अब देखो जब बॉब इधर जा रहा है तो इधर अगर आप एंगल मेजर करोगे तो कैसे एंगल मेजर कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट प्लस थीटा होगा। और जब बॉब इधर है कहीं, तब डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, यहां से ही मेजर करेंगे। और इधर जाने का मतलब किधर जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, हम लोग कैसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज में एंगल को, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज में प्लस लिया ना, हाँ चलो ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, माइनस थीटा। So this is how we will write displacement, linear displacement, angular displacement, vectorially. किसी को डाउट है? Anyone having any doubt? Okay, पारुल जडेजा, ठीक है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। Now displace function is periodic with time t if ft equal to this। अब देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं अगर इक्वेशन से तुम लोगों को समझाऊं तो सपोज कर लो कि मेरा जो स्प्रिंग मास सिस्टम था, यहाँ पे था बॉडी, इसको मैंने x इक्वल टू 0 लिया। और कोई भी पीरियोडिक मोशन को देख लो, कोई भी पीरियोडिक मोशन, अगर उसके मोशन को अगर फंक्शन दिमाग में नहीं जा रहा, तो तुम ऐसे कुछ समझ लो कि यहाँ पे जो पीरियोडिक मोशन है उसका कोई भी जैसे देखो सर्कल का एक इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। पैराबोला का कुछ इक्वेशन होता है, हर चीज का, हर ट्रेजेक्ट्री का एक इक्वेशन है ना। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, तो जैसा रास्ता वैसा इक्वेशन। उसी तरह मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे जो जो पीरियोडिक मोशन है, मास स्प्रिंग सिस्टम एक रास्ते पे मूव कर रहा है, तो इसके मूवमेंट का भी एक इक्वेशन होगा। और वो इक्वेशन कैसे रिपीट करेगा, जैसे अगर उस मोशन का कोई भी जैसे मैं कैसे तुम लोगों को समझाऊं, अगर डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर लूं, सपोज कर लो डिस्प्लेसमेंट। So if here indicates displacement, suppose, then so displacement at any time t and displacement at any time t plus t, where t is the time period, ये तुम्हारा क्या है, टाइम पीरियड है। दोनों सेम होगा ना, क्योंकि t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट सपोज कर लो 2 मीटर था, ठीक है। t सपोज कर लो एक मोशन है यहाँ पे, इसका टाइम पीरियड है 5 सेकेंड, इसका टाइम पीरियड क्या है, 5 सेकेंड। और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड उसका डिस्प्लेसमेंट था कुछ 12 मीटर। सो 7 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 7 सेकेंड का मतलब 2 सेकेंड प्लस 5, यानी कि टाइम पीरियड के बराबर टाइम उसमें ऐड कर रहे हो। तो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, सेम मोशन रिपीट होगा, यानी कि फिर से डिस्प्लेसमेंट सेम होगा 12 मीटर। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन वैल्यू एट एनी टाइम t इज सेम एज फंक्शन वैल्यू एट एनी टाइम t प्लस कैपिटल T, वेयर कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। अब ये फंक्शन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब देखो टाइम पीरियड को हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो थोड़ा और आगे हम जा रहे हैं, टाइम पीरियड को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं, दैट इज 2π बाई ओमेगा। ये तुम लोग पढ़े होगे किसमें, सर्कुलर मोशन में पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े हो तो याद रखो टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ये
कैसे हमने ये फॉर्मूला में कैसे मिला था? सो अगर देख लो कोई भी एक बॉडी है, यहां से स्टार्ट हुआ, सपोज कर लो, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत खराब। तुम लोगों में से सबसे अच्छा ड्राइंग कौन करता है? एनीवन? मैं तो अंडे भी सही से नहीं बनते। सो सपोज कर लो बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे जा रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। डन। सो एक टाइम पीरियड का मतलब क्या? एक टाइम पीरियड का मतलब वो यहां से स्टार्ट होकर ऐसे वापस वो यहां पहुंच गया। तो यहां से स्टार्ट हो गई, यहां पहुंचने का मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ? 2 पाई। पूरा सर्कल कवर करने का मतलब एंगल के टर्म में वो कितना चला? 2 पाई। नॉट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस अगर यहाँ पे कहो तो कितना चला वो? 2 पाई। और कितने वेलोसिटी से चला? ओमेगा। तो कितना टाइम लगा होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। हियर दिस इज एंगुलर डिस्टेंस एंड दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और एंगुलर स्पीड। एक्चुअली एंगुलर वेलोसिटी का एक डायरेक्शन होता है, इसलिए उसको स्पीड नहीं बुला सकते, उसको वेलोसिटी ही बुलाएंगे। So angular displacement by angular velocity will give you what? Time period. So time period is that is going 2 pi by omega. अब आप आगे जाओ. So what is written here? Any periodic function. अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं. So कोई भी periodic function को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अभी तक हमने पढ़ा पीरियोडिक मोशन, उसका टाइम पीरियड, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे जो फंक्शन हमने लिखा ना, फंक्शन, ये फंक्शन क्या है? उसके रास्ते का इक्वेशन है. तो थर्ड स्टेटमेंट में वही कह रहा है कि कोई भी पीरियोडिक मोशन को, फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? साइन के टर्म में या कॉस के टर्म में. क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन का इक्वेशन अगर तुम याद करो तो ऐसा होता है, कर्व ऐसा होता है ना. सो साइन का कर्व भी क्या होता है? रिपीट होता है ना. 2 पाई के बाद वो क्या होता है? रिपीट होता है. इसलिए साइन के कर्व को हम यूज कर सकते हैं पीरियोडिक मोशन को दिखाने के लिए, ऑक्सिलेटरी मोशन को दिखाने के लिए. उसी तरह से कॉस का फंक्शन भी क्या होता है? वो भी रिपीट होता है ना. सो यहाँ से यहाँ तक एक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक, सो काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है. डन. इसलिए हम लोग साइन और कॉस को यूज करेंगे पीरियोडिक मोशन को दिखाने के लिए. तो यही काम हम आगे करने वाले हैं. उससे पहले लेट्स डू अ क्वेश्चन. सो तुम लोग क्वेश्चन को रीड करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है. पहले तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मोशन पीरियोडिक है, कौन सा नहीं, और बस वही तो बताना है यहाँ पे. This question is given in your NCERT textbook. And this is a very good question. क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर भी होगी. I always tell one thing, that is NCERT is a very good book. ये अलग बात है कि बहुत लोग उसको पढ़ते नहीं है, इसलिए उनको आइडिया नहीं है कि what is there in NCERT. Just come out with the options. कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है और कौन सा नहीं है? अभी भी हमने देखा ना, पीरियोडिक फंक्शन को दिखाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? साइन कॉस फंक्शन यूज कर सकते हैं. पहला इक्वेशन जो दिख रहा है वो साइन कॉस का सम है, ठीक है. सो और दूसरा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? रिपीट करेगा, करता है वो. ओके दिव्यांग, दिव, दिव, तुम्हारा नाम मैं सही से पढ़ लूं पहले. दिव्या अनुस समथिंग, एम आई करेक्ट? योर ऑप्शन इज करेक्ट, बट एम आई करेक्ट? नो. ओ माय गॉड.
दिव्यांश तो नहीं लग रहा तुम्हारा नाम लिखा हुआ। स्पेलिंग सही लिखा है तुमने अपने नाम का? I know the pain of not getting read properly. Okay. I am unable to read it. Okay. चलो ये मेरा होमवर्क रहा. I will try. अच्छा दिव्यांश है ना, तो तुमने एक यू एक्स्ट्रा लिखा है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई. दिव्यांश. Got it. चलो नाउ अच्छा नॉट स्पेलिंग. वाह, आज का जनरेशन बहुत कमाल का है. तुम लोग के अंदर ना इनोवेशन भरा हुआ है. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है आजकल. मतलब आजकल में मैं भी आती हूँ, बट तुम लोग जैसा आजकल में भी नहीं आती. चलो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंट्स पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग. अभी अभी मैंने बोला कि पीरियोडिक फंक्शन को या ऑक्सिलेटरी फंक्शन के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन, यही दो ना. डन. अब फर्स्ट इक्वेशन को तुम ध्यान से देखो. साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी. सो साइन ओमेगा टी एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एक पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो कि पीरियोडिक मोशन होगा. सो इक्वेशन 1 ए ऑप्शन में जो इक्वेशन है वो 3 पीरियोडिक मोशन का सम है. तो डेफिनेटली ओवरऑल ये जो 3 चीज को जोड़ के बना है वो भी क्या होगा, पीरियोडिक मोशन होगा, है ना. डन. अब सेकंड में आ जाओ. सेकंड तुम्हारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. एक्सपोनेंट्स को कैसे लिखते हो, ऐसे इक्वेशन होता है ना, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, कुछ ऐसे. ठीक है. सो यहाँ पे कोई रेपिटेशन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इट विल गो ऑन लाइक दिस. इट विल गो ऑन लाइक दिस. ठीक है. सो देर इज नो रेपिटेशन हियर. तो वी कांट से b इज पीरियोडिक मोशन, नॉट एट ऑल. अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं पूछना चाहती हूँ. इक्वेशन 1 तुम्हें क्या दिख रहा है, सम ऑफ 3 पीरियोडिक मोशंस. डन. कोई मुझे बताएगा ये जो 3 मिलके जो एक पीरियोडिक मोशन बना है, उस एक पीरियोडिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा. एनीवन? आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? ऑप्शन 1 इज सम ऑफ 3 पीरियोडिक मोशंस, है ना, और उन तीनों को मिलाकर एक पीरियोडिक मोशन जो बन रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा. चलो knock knock. How many of you are up with the answer? Twinkle twinkle little star. No. ओमेगा हर जगह दिख रहा है तुम्हें. चलो मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ कितना क्या होगा. ए का फर्स्ट, अगर फर्स्ट मोशन का मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या दिख रहा है, साइन ओमेगा टी. ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी. सो फर्स्ट इक्वेशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा. सेकेंड इक्वेशन में आ जाओ, कॉस 2 ओमेगा टी. सेकेंड इक्वेशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2 ओमेगा. ठीक है. थर्ड इक्वेशन में आप आ जाओ. थर्ड इक्वेशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 4 ओमेगा. सो मुझे तीनों ही इक्वेशन में एंगुलर वेलोसिटी मिल गया. टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड फर्स्ट का क्या होगा, 2 पाई बाई ओमेगा. सेकेंड का क्या होगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा. और थर्ड का क्या होगा, 2 पाई बाई 4 ओमेगा. अगर यहाँ पे तुम लोग कंपेयर करो तो ये अगर T1 है तो सेकेंड T1 और T2 का क्या रिलेशन होगा, ये होगा तुम्हारा T1 बाई 2 और ये क्या होगा, T1 बाई 4. ठीक है. सो पहला मोशन T1 टाइम में रिपीट हो जाएगा, दूसरा T1 बाई 2 में ही रिपीट हो जाएगा, और तीसरा T1 बाई 4 में रिपीट होगा. लेकिन इन तीनों, अगर ये तीनों की मैं बात करूं तो ये तीनों कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहे हैं एक साथ. ये तो T1 बाई 2 में रिपीट हो गया, ये T1 बाई 4 में, और ये T1 में. सो मिनिमम
कौन सा टाइम है जब ये तीनों रिपीट हो चुके होंगे, T1, है ना। अगर तुम टाइम पीरियड इस ए मोशन का, ए इक्वेशन का अगर टाइम पीरियड तुम T1/2 ले लोगे, तो T1/2 में तो ये इक्वेशन रिपीट ही नहीं हुआ होगा। T1/4 ले लोगे तो सिर्फ यही रिपीट हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ होगा, ये भी नहीं। मुझे ऐसा टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होगा जिसमें ये तीनों रिपीट हो गया है, तो हम लोग उस टाइम पीरियड को लेंगे जो मैक्सिमम है तीनों में, सो T1। सो टाइम पीरियड हियर विल बी T1। ठीक है, चलो, एनी डाउट एनीवन? किसी को कोई दुख तकलीफ? नो, पारुल केमन আছে? केमन আছে मतलब कैसे हो? नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या है, एक तरह का पीरियोडिक मोशन है, लेकिन सिंपल, हर पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। सिंपल हार्मोनिक होने के लिए कुछ कंडीशंस है, जिन कंडीशंस को हम अभी क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लोर। अब देखो यहाँ पे क्या है, अभी तक हम लोग मीन पोजीशन तो समझ गए थे। मीन पोजीशन को ही क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है, ठीक है, उसी को बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनिशियली ये x=0 का लाइन ले लो, ठीक है। सो ये मोशन एसएचएम तब होगा जब सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। सो यहाँ पे जो बॉडी है जो मूव कर रहा है, उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, वो किधर होगा, एक्चुअली ये कंप्लीटली नहीं लिखा हुआ है, उसका एक्सेलरेशन किधर होगा, वो होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन होगा। सो कोई भी पीरियोडिक मोशन को एसएचएम होने के लिए ये जरूरी है कि उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। और वो पॉइंट क्या होगा, मेन पोजीशन। अब देखो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट से। सो कोई भी पीरियोडिक मोशन को एसएचएम होने का कंडीशन क्या है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। उसका एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, मीन पोजीशन की तरफ होगा। और दूसरा क्या है, उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पे 2 एरोज तुम्हें दिख रहे हैं ना, रेड और ब्लू। सो देखो जब ये पार्टिकल जब इधर है, अगर तुम लोग सही से देख पा रहे हो तो ये तुम्हारा पोजीशन का लाइन है, ब्लू लाइन क्या है तुम्हारा, ये लाइन पोजीशन का है, और ये लाइन तुम्हारा क्या है, फोर्स का। फोर्स मींस एक्सेलरेशन का लाइन। अब इस लाइन का एरो तुम देखो, हमेशा एरो हमेशा ही क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब बॉडी यहाँ से इधर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इधर की डायरेक्शन में होगा, जब बॉडी इधर से इधर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा। सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइटवर्ड लेफ्टवर्ड होगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा क्या दिख रहा है, हमेशा टुवर्ड्स दिस लाइन है, यानी कि टुवर्ड्स मेन पोजीशन। सो ये जो बॉडी का मोशन दिख रहा है, यानी कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, एसएचएम है। क्यों, क्योंकि उस यहाँ पे जो मास का एक्सेलरेशन है वो हमेशा एक मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है, और दूसरा इसके एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल है। अब वो देखते हैं कैसे प्रोपोर्शनल है। सो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले इसको मैंने x=0 माना, ठीक है। तुम लोग ध्यान से देखना, मैं जो भी लिखूंगी, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखने जा रही हूँ, यानी कि इसके ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन लिखने जा रही हूँ। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन या कॉस। अब देखो मैं यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखूंगी, और क्यों लिखूंगी, कॉस क्यों नहीं ले रही, दैट आई विल एक्सप्लेन। सो ए साइन ओमेगा टी। अब ए क्या लिखा है मैंने, ए इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहने का मतलब कि वो मैक्सिमम कितने डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है,
ठीक है, उसी को क्या बुलाएंगे, एम्पलीट्यूड। यानी कि इस बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वही क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखने के लिए मैंने साइन फंक्शन नहीं लिया, मैंने कॉस फंक्शन नहीं लिया, मैंने साइन को चूज किया। क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखो, मैंने क्या अज्यूम किया है, मैंने ये अज्यूम किया है कि t इक्वल टू 0 पे, यानी कि इनिशियली का मतलब हमेशा क्या होता है, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ है, x इक्वल टू 0 पे है। अब एक काम करो, जो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है उसको इक्वेशन में पुट करके देखो। सो अगर इक्वेशन में आप पुट करोगे, यहाँ पे t का वैल्यू क्या पुट करना है तुम्हें, 0। तो t का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी कि जब हमने t को 0 रखा तो x भी क्या हो गया, 0, जो कि हमारे इनिशियल कंडीशन को क्या किया, सेटिस्फाई किया। अगर मैं x इक्वल टू a cos ओमेगा t लेती हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो। अगेन इनिशियल कंडीशन क्या है, t इक्वल टू 0, टाइम तो हमेशा इनिशियल मतलब 0, x भी क्या है इनिशियली 0, क्योंकि मैंने अज्यूम किया है कि बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ है चलना। ठीक है, सो t इक्वल टू 0 आप पुट करो, x इक्वल टू क्या लिखोगे, a cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो x इक्वल टू a आ रहा है, जो कि हमारे गिवन कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उसको। डन। सो वी कांट राइट x इक्वल टू a cos ओमेगा t here, we can't, this won't be, this is wrong and this is correct, इसलिए साइन लिया। अगर तुम्हारा बॉडी यहां से स्टार्ट होता मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट से, तब हम लोग cos ओमेगा t का वैल्यू लेकर चलेंगे। इसलिए अब ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन लिखते हैं। जनरल कैसे लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, फाई तुम्हारा क्या हो गया, फाई हो गया तुम्हारा फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि इनिशियली हमारा बॉडी कहाँ है। जैसे अभी के सिचुएशन को अगर मैं पुट करूं, यहाँ पे मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो मुझे x इक्वल टू क्या मिलेगा, a साइन 5, और मुझे x क्या चाहिए, 0, तो फाई क्या हो जाएगा, 0। यानी कि फेज कांस्टेंट इस केस में कितना है, 0 है। अगर इस केस की बात करोगे तो यहाँ पे अगर यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ है तो क्या करोगे, सेम इक्वेशन यूज करो, x इक्वल टू क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा t प्लस 5। सो t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, a है। सो a साइन 5, यानी कि 5 का वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 2। फेज कांस्टेंट कितना हुआ, पाई बाई 2। और अगर तुम यहाँ पे 5 का वैल्यू पाई बाई 2 रखोगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2, क्योंकि हमें पता है साइन फाई या साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो क्लियर है सबको, ये क्लियर है कैसे लिखना है इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। इफ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाई का वैल्यू 0 होगा। अगर इस एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो फाई पाई बाई 2 होगा, और अगर कहीं और से स्टार्ट हो रहा है तो तुम्हें x का वैल्यू दिया रहेगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है उसको पुट करके फाई का वैल्यू निकाल सकते हो। फाई इज योर फेज कांस्टेंट। एनी डाउट, एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके जडेजा, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो यहाँ पे मूव ऑन करने से पहले अब यहाँ पे हम लोग असली मुकाम पे पहुंचते हैं, जो हमें बात करनी थी उस बात पे पहुंचते हैं। बात क्या चल रहा था कि एसएचएम होने के लिए एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड ऑल्सो इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी डायरेक्टेड, सॉरी, या इट शुड बी डायरेक्टेड ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अगर यहाँ पे आप पुट करो x इक्वल टू क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए फाई तो 0 हुआ है इस पर्टिकुलर केस के लिए, सो मैं साइन ओमेगा टी लिख रही हूँ। ठीक है, चलो वेलोसिटी निकालते हैं। अगर तुम यहाँ पे वेलोसिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे, या फिर एक काम करते हैं अभी के लिए इसको हटाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स तुम लोगों को पता है ना,
स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तुम लोग पढ़े हो स्प्रिंग फोर्स? फॉर्मूला पता है सबको? सबको पता है फॉर्मूला? हाँ चलो डन है, फॉर्मूला तो पता है। सो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स होता है F इक्वल टू, सपोज कर लो मेरा बॉडी जब यहाँ है, यहाँ पे, तब मैं इस पे फोर्स लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो सोचो जब यहाँ पे बॉडी होगा, यहाँ पे होगा, तो ये स्प्रिंग इस बॉडी को किधर खींच रहा होगा? इधर की तरफ, है ना? और सपोज कर लो इस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू x है। सो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है तुम्हारा? x है। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? अगर तुम यहाँ पे इस बॉडी को ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, और फोर्स इस पे किधर लग रहा है? इधर, है ना? और फोर्स का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू होगा kx। अगर फोर्स को मैं वेक्टोरियली लिखूं तो साइन किधर हो जाएगा फोर्स का? डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट। क्योंकि तुम सोचो अगर तुम स्प्रिंग को खींचते हो, खींचा तुमने स्प्रिंग को, स्प्रिंग क्या चाहेगा? उस बॉडी को वापस इधर लाना। डन। सो तुमने खींचा मीन्स तुमने उसको इधर की तरफ डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग उसको इधर की तरफ लाना चाह रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट से क्या लग रहा है? ऑपोजिट, इसलिए हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो फोर्स को यहाँ पे क्या लिखोगे? ma माइनस के एक्स। अगर ए की बात करो, एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात करो, तो माइनस के बाई एम एक्स। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये तो कांस्टेंट है। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। एम क्या है तुम्हारा? मास ऑफ दिस मूविंग बॉडी। सो दिस इज कांस्टेंट फॉर अ सर्टेन केस। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्स के मैग्नीट्यूड से, and also direction of acceleration is opposite to the direction of displacement. So इस केस में जो भी फोर्स लग रहा है वो एसएचएम के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एसएचएम का कंडीशन क्या है? एसएचएम का कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से प्रोपोर्शनल होना चाहिए और डायरेक्शन should be opposite to the direction of displacement, that is should be always directed towards the main position। ठीक है, सो ये कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये स्प्रिंग मास सिस्टम जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम। सो ये है एसएचएम। ठीक है, इस चीज को हम क्या बुलाते हैं? के बाई एम को हम क्या बुलाते हैं? उसको लिख लो। सो हमारा क्या आया? a इक्वल टू आया माइनस के बाई एम एक्स। और इस के बाई एम को क्या बोलते हैं? के बाई एम इज योर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसलिए हम इस इक्वेशन को वापस से क्या लिख सकते हैं? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, स्टैंडर्ड इक्वेशन कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यानी कि कोई भी बॉडी का अगर एक्सेलरेशन का इक्वेशन कुछ ऐसा आता है, यानी कि अगर तुम्हें इक्वेशन कुछ आता है एक्सेलरेशन इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स, तो तुम क्या कहोगे कि ये इक्वेशन किसका, इसका मतलब कि ये बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। यानी कि अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म कर रहा है या नहीं, तो क्या करोगे? तुम ये देखने की कोशिश करोगे कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से कैसे रिलेटेड है। अगर वो ऐसे रिलेटेड है तो वो इक्वेशन क्या है? एसएचएम का है। ठीक है, चलो नाउ अब देखो, अब हम लोग डिफरेंट, अब क्या है ना, हौले हौले इस केस, इस मोशन को थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो क्या क्या हो रहा है डिटेल में उसको देख लेते हैं। सो इनिशियली हमारा बॉडी इनिशियली यहाँ पे कहाँ है? देखो पी पॉइंट पे। ये वाला जो लाइन है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला लाइन है। यानी कि इस लाइन पे अगर बॉडी इस लाइन पे है तो हमारा स्प्रिंग क्या होगा? स्प्रिंग होगा अनस्ट्रेच्ड। स्प्रिंग क्या होगा? अनस्ट्रेच्ड होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनिशियल जो केस दिख रहा है, इनिशियल जो पोजीशन दिख रहा है मास का, वो कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ओ पे नहीं है, वो पी पे है। ठीक है, यानी कि वो सर्टेन लेंथ पे स्प्रिंग एक्सटेंडेड है और वो पी पे है। सो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि जब मास यहाँ पे रहा होगा, यहाँ से हम इसको खींच कर यहाँ तक लाए, तो हम उसको खींच कर यहाँ तक ला रहे, स्प्रिंग क्या करेगा? उसको स्प्रिंग उस पे कुछ ऐसे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स
वो उसको वापस से O पे लाना चाहेगा। सो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो वापस से उसको अपने इनिशियल पोजीशन में लाना चाह रहा है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को क्या कहेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोर करने का मतलब क्या होता है, वापस से सेम सिचुएशन में आ जाना। रीस्टोर का मतलब ही वही है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बुला रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। सो यहाँ पे देखो, अगर ये डिस्टेंस x है तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और फोर्स है इस डायरेक्शन में। चलो अब देखते हैं, व्हेन द बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P। सपोज हमने उसको x डिस्टेंस से ऐसे x डिस्टेंस तक स्ट्रेच किया और उसके बाद उस बॉडी को छोड़ दिया, तो बॉडी क्या होगा, बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी क्योंकि स्प्रिंग फोर्स उस पे इधर की तरफ लग रहा है। डन। सो ब्लॉक मूव्स फ्रॉम P टू सेंटर O, मूव करेगा, है ना। फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर O, यस, एंड ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स सेंटर O, ये भी ट्रू है। अब स्पीड के साथ क्या हो रहा होगा, हमने क्या किया था, इसको स्ट्रेच करके यहां तक हम लाए थे। सो यहां तक जब हम लाए, इसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। जैसे ही हम इस ब्लॉक को छोड़ देंगे, ये मूव करने लगेगा, यानी कि उसके पास वेलोसिटी आएगा, और जैसे जैसे वो इधर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी O पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सो O पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बॉडी की इस तरफ क्या होगी, मैक्सिमम होगा। सो स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम P टू O, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। यहाँ पे वेलोसिटी क्या था, इनिशियली P पे वेलोसिटी क्या था, 0, O पे वेलोसिटी क्या हो गया, मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम हुआ, अगर तुम एनर्जी कंजर्वेशन से समझो तो तुमने क्या किया था, ब्लॉक था O पे, तुमने उसको खींचा, यानी कि तुमने उस पे वर्क किया और खींचकर P तक ले गए। सो तुमने जो वर्क किया वो उस बॉडी में स्टोर हो गया, है ना। अब जैसे ही वो O पे पहुंचा तो स्प्रिंग तो स्ट्रेच्ड है नहीं कि अब उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा। सो वो सारी की सारी एनर्जी जो तुमने दी थी वो किस फॉर्म में जाएगा, काइनेटिक में, इसलिए O पे उसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब चलो देखते हैं, अब देखो O के बाद क्या होगा। सो यहाँ पे O पे जैसे ही वो आएगा वो रेस्ट में नहीं होगा, उसके पास वेलोसिटी होगी और वो भी मैक्सिमम इस डायरेक्शन में। तो ब्लॉक इस वेलोसिटी की वजह से किधर जाएगा, इधर की तरफ जाना चाहेगा, है ना। सो अब तुम्हारा, अच्छा इक्विलिब्रियम पे क्या होगा वो भी देख लेते हैं। सो इसके बाद क्या होगा, O से P डैश तक वो मूव करेगा एंड फोर्स किधर एक्ट करेगा। अब देखो, फोर्स अभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ही लगेगा, कैसे, क्योंकि ये ब्लॉक इधर जब आएगा तो वो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस। तो स्प्रिंग क्या चाहता है, स्प्रिंग हमें, तुम क्या चाहते हो, हमेशा अपने स्टेट में रहना। स्प्रिंग का अपना स्टेट क्या है, अनस्ट्रेच्ड स्टेट। सो जब कोई स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो वो क्या करना चाहेगा, नेचुरल स्टेट में आने के लिए वो इस बॉडी को इधर धक्का देगा, यानी कि अभी भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर की तरफ लगेगा। सो फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ओ। सो इस केस में भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, इस केस में भी फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऑलवेज एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर ओ, ठीक है। अब देखो ब्लॉक क्या होगा, रिटार्ड होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर थी और फोर्स इधर लग रहा है। सो वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया है, ऑपोजिट, तो ये रिटार्ड होगा। सो रिटार्ड होगा, इट मींस एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा और वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सपोज कर लो इतना कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे आके, या फिर P डैश पॉइंट दिया है, यहाँ पे ही आके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, 0। डन। सो अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, अब वो और अंदर नहीं जा सकता। अब उसके साथ क्या होगा, अभी भी उस पे फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स O। तब ये बॉडी P डैश के बाद फिर से O की तरफ मूव करने लगेगा। तो इस तरह से मोशन होता है, ठीक है। अब देखो यहां से मोशन कैसे होगा। सो ब्लॉक अटेन्स 0 वेलोसिटी एंड स्टार्ट्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम P डैश टू सेंटर O। फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर O अगेन एंड ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स सेंटर O, क्योंकि अब ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा। अगेन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। डन। फिर से वो इधर जाएगा और इस तरह से मोशन क्या होगा, रिपीट होगा। सो दिस इज हाउ SHM मोशन हैपेंस। डन। स्प्रिंग मास सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनर्जी।
अब देखो, जब तुमने इसको P तक एक्सटेंड किया था, तो कितना एनर्जी इसमें स्टोर हुआ। जैसे स्प्रिंग का सर्टेन, स्प्रिंग यहाँ जब था, मास जब यहाँ था तो स्प्रिंग अनस्ट्रेच था। जब मास यहाँ पहुंचा तो स्प्रिंग कितने डिस्टेंस से स्ट्रेच हुआ है, ओपी से। और जो भी तुमने काम किया वो किस में स्टोर हो गया, स्प्रिंग के स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में कह सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी की तरफ, है ना। सो एट पी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, कितना होगा, तुम लोगों को पता होगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से एनर्जी कितना स्टोर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर वर्क डन निकालोगे स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे तुम इसको इधर ला रहे हो, तुम उतना ही वर्क कर रहे होगे जितने से स्प्रिंग उसको पीछे की तरफ खींचना चाह रहा है ना। जैसे यू वांट टू मूव द ब्लॉक टू दिस डायरेक्शन, सो यू विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन, and during that process a spring will pull body back towards O, then so तुम उस चीज को, उस फोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए, उस फोर्स को जीरो करने के लिए तुम स्प्रिंग फोर्स के बराबर इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, है ना। यानी कि जितना तुमको रेजिस्टेंस मिल रहा है उतना ही फोर्स लगाओगे ना, सो स्प्रिंग फोर्स के बराबर। सो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स होता है ना। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो के एक्स डॉट डी एक्स, दोनों का डिस्प्लेसमेंट फोर्स का डायरेक्शन सेम ले लो, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं जो कि इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स है। तो यहाँ पे के एक्स डी एक्स लिखोगे और ये क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर मैं स्प्रिंग के बराबर फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच कर रही हूँ तो वर्क डन बाय मी विल बी सेम एज हाफ के एक्स स्क्वायर। सो जब वो पी पॉइंट पे गया है, extension in the spring is OP. It means how much energy is stored in the spring? Half K OP का square. Similarly, P dash पे तुम्हारा spring कितने से stretch था? OP dash. So energy at P dash कितना होगा? हाफ K OP dash का square. और यहाँ पे since कोई भी dissipative force नहीं है, spring तुम्हारा conservative force है, energy conserve होगा, इसलिए एनर्जी एट P इज इक्वल टू एनर्जी एट P डैश विल बी इक्वल टू एनर्जी एट O। लेकिन अभी हम सिर्फ एनर्जी एट P और P डैश की बात कर रहे हैं। सो EP इज इक्वल टू EP डैश, इट मींस OP इज इक्वल टू OP डैश। ठीक है, इसका मतलब जितने डिस्टेंस से वो इधर एक्सटेंड हुआ है मैक्सिमम, उतने ही डिस्टेंस से वो मैक्सिमम इधर कंप्रेस होगा। एम्पलीट्यूड दोनों डायरेक्शन में क्या होने वाला है, इन यूजुअल केस सेम। सो OP इक्वल टू OP डैश। ठीक है, सो ठीक है, सो सेम डिस्टेंस से मूव करेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side from the center of oscillation is called amplitude. So this is amplitude, this is amplitude, and in usual case OP क्या हो गया, OP डैश से बराबर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगेन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, उससे वेलोसिटी निकालेंगे, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इन तीनों का ग्राफ बनाएंगे, कंपेयर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। एनीवन हैविंग एनी डाउट? If you have, let me know. किसी को कोई डाउट है? Okay, Divyans, thank you so much for being here and for listening to the whole class with so much patience. Ultimately, ये सारा चीज तुम्हारे लिए ही है, so useful for you. Anyone, any doubt? Okay, nobody is having any doubt. Everyone is leaving. Okay, Divyans, thank you. Okay, bye-bye. Take care, everyone. And stay happy, stay blessed, keep reading. Done. Keep coming to the class on time and keep staying throughout the class. Bye-bye. Take care.